तो आज का वीडियो है फर्स्ट ईयर के ऊपर, फर्स्ट ईयर जीएनएम के ऊपर। बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बायो साइंस के, सब्जेक्ट है बायो साइंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सप्ताह का आज शनिवार है, लास्ट है। कल आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा एफओएन का और प्लस में सीएचएन का। हम लोग ऑब्जेक्टिव बायो साइंस का बहुत सारा देख भी चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट ईयर का है, कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और जो लोग अभी देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। बायो साइंस में आज हम लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग लुई पास्चर के बारे में देखेंगे। लुई पास्चर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और लुई पास्चर जो कि वैज्ञानिक है, जिनको माइक्रोबायोलॉजी का आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है, उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि 5 नंबर में उन पर भी पूछ देगा प्रश्न, तो आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए हो गया बोन्स, ओ हो गया लुई पास्चर। और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देखने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न है आपका लीवर के ऊपर। तो ये तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चीज़ों को समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए, अब जो ज्वाइंट होता है, आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट, संधियों का वर्गीकरण बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि इस बार अगर नया करेगा तो क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई ऑफ बोन्स के बारे में पूछेगा। तो आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं क्लासीफाई ऑफ बोन्स होता क्या है। मानव अस्थियाँ, ह्यूमन बोन्स, भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मानव शरीर की अस्थियों को अनेक आकार बनावट के अनुसार 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, जो क्लासीफाई है मतलब किस किस प्रकार का बोन हड्डी होगा, वही होता है आपका यहाँ पे किस किस तरह के बनावट, रचना, आधार के, ये सब के आधार पर जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है बोन को। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्गीकरण है। तो पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि जो 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है आकार, रचना, लंबाई के सभी चीज़ के आधार पे बोन्स को, तो वो 5 प्रकार से कौन कौन है। एक है लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डी। दूसरी है शॉर्ट बोन्स मतलब छोटी हड्डी। और तीसरा है फ्लैट बोन्स मतलब चपटी अस्थि। चौथा है इरेगुलर बोन्स मतलब अनियमित अस्थियाँ। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं, एक है आपका सीसेमोइड्स बोन्स मतलब वर्तुलिका अस्थियाँ। तो ये 5 आप क्या रखेंगे, ईजी है याद करना। लॉन्ग है, शॉर्ट है, उसके बाद फ्लैट है, और उसके बाद आपका है इरेगुलर है, और उसके बाद आपका है सिस्टेमॉइड है। तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको याद आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो कैसे, चलिए हम लोग इसको जो है पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है शॉर्ट लॉन्ग ये सब देख लिए, 5 याद रखिएगा तो चीज़ों को आसानी से आप लोग डील कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ें हम चलिए इसमें लॉन्ग बोन कौन होता है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप जो है ऊपर गर्दन को भूल जाइए, सर को भूल जाइए। लॉन्ग बोन कौन होता है, तो ये फीमर या जो हैंड का होता है, ये वाला मैं आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ। ये जो हैंड वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये जो हैंड वाला होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है आपका लॉन्ग बोन्स में। उसके बाद जो पैर का जो जांघ का हड्डी होता है, या जो यहाँ पे पैर का होता है फिबुला या फीमर जो होता है, या ह्यूमरस जो हैंड का होता है, तो ये सब जो है लंबी अस्थि में आता है। क्योंकि ये जो अस्थि है, ये टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद भी, जैसे मान गए मैं यहाँ पे जो हमारा घुटना है, घुटना से ऊपर जो जांघ है यहाँ तक भी देख सकते हैं, तो ये फिर भी लंबा लग रहा है सबसे। पैर घुटना से लेकर नीचे पैर तक ये भी देख रहे हैं लंबा है। उसके बाद ये हाथ का यहाँ केहूनी से लेकर यहाँ कलाई तक का भी देख रहे हैं। उसके बाद शोल्डर से लेकर यहाँ केहूनी तक का देखिए, तो फिर भी क्या है, ये लंबा है और हड्डी के तुलना में। तो ये सब पैर और हाथ का जो हड्डी होता है वो लॉन्ग वाला हड्डी होता है। तो ये भुजा, इसको भुजा बोलिए, और इसको पैर बोलिए, जांघा बोलिए। तो ये लंबी अस्थि ये वाला होता है। अब चलिए इसको हम थोड़ा लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लंबी अस्थि में क्या क्या लिख पाएंगे। देखिए, जो लंबी अस्थि होता है, लंबी अस्थियाँ चौड़ाई में कम होता है। आप लोग नीचे देखे हैं, उसका जो ए वाला ब्रीथ होता है, तो ये वाला जो चीज़ एक कम होता है, ये चौड़ाई कम होता है। बट जो लंबाई है उसका जो है औरों की तुलना में अधिक होता है। तो ये कहता है लंबी अस्थियाँ चौड़ाई में कम होता है। ये अस्थियाँ टांगो फीमर में होता है, वह भुजाओ ह्यूमरस का होता है, मतलब जो पैर का हड्डी होता है। और जो भुजा का हाथ होता है, हाथ जो है उसमें का जो हड्डियाँ होता है वो लंबी लॉन्ग हड्डी बोन्स होता है। उसके बाद है प्रत्येक लंबी अस्थि में कांड या साफ्ट होती है। अब कांड एवं साफ्ट क्या होता है, जो जोड़ने में काम आता है, जिसमें सॉकेट जिसको हम बोलते हैं ना, सॉकेट क्या होता है, किसी भी चीज़ को कस के जकड़ के रखता है, मतलब वह जोड़ने का काम करता है। तो जैसे भुजा में कौन सा है, केहूनी है, जो दोनों ऊपर का भाग के और आगे के भाग को जोड़ता है। जो हमारा घुटना है, घुटना भी क्या करता है, जोड़ कर रखता है आगे ऊपर और नीचे का। तो यही चीज़ें होता है, कांड और साफ्ट होता है, जिसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। जो सोल्जर में भी बोलता है ऊपर।
तो ये हो गया। इसमें कांड और शाफ्ट होता है। शाफ्ट के माध्यम से सघन अस्थियाँ एक खोखला सिलेंडर होता है। जो शाफ्ट होता है ना, उसके मध्य में जो सघन अस्थि होता है वह एक खोखला सिलेंडर बेलन के आकार का होता है। जैसे मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप लोग को एक चित्र में दिखेगा कि यहाँ पे जो हड्डी होता है पैर का, ए एक भाग ए होता है और एक भाग ए अलग होता है ऐसे, और यहाँ पे ज्वाइंट होता है और फिर नीचे ज्वाइंट होता है। तो यही होता है आपका क्या चीज़, कांड और शाफ्ट। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। इसी प्रकार से आपको हैंड में दिखता होगा, यहाँ पे बीच में हल्का दरार दिख रहा होगा, यही दरार दोनों को जो अलग करता है और फिर यहाँ पे जो ज्वाइंट लेता है, यहाँ पे जो ज्वाइंट लेता है, और ये जो बीच वाला जो भाग ज्वाइंट होता है यही होता है शाफ्ट, जो एक खोखला बेलन के आकार के होता है। तो चीज़ों को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जिसमें पीली अस्थि मज्जा होती है, इसमें क्या होता है, जो खोखला बेलन होता है, हड्डी क्या है, बेलनाकार होता है और उसके अंदर में खोखला होता है। तो इस खोखले वाले भाग में होता यह है कि इसमें पीली अस्थि मज्जा, योलो बोन मैरो इसमें क्या होता है, बनता है। तो ये चीज़ है। सबसे लंबी अस्थि जांघ की फीमर, टांग की टिबिया व फिबुला, अग्रबाहु की रेडियस, अल्ना तथा ऊपरी भुजा में ह्यूमरस होती है। ऊपरी वाली देखिए जो लंबी अस्थि होती है वो कौन कौन सा होता है, तो जांघ का फीमर, पैर का टिबिया, फिबुला, अग्रबाही मतलब आगे के भुजा का जो रेडियस है, अल्ना है, तथा जो ऊपरी के भुजा है हाथ का जो उसे जो ह्यूमरस कहते हैं। तो ये सब जो है लंबी अस्थि होता है। तो इसको याद कर लिए। अब आप लोग ये भी समझ गए कि कहाँ कहाँ लंबी अस्थि होता है, कि किस प्रकार का होता है, समझ गए। चित्र भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है छोटी अस्थि है। लंबी अस्थि समझ गए तो छोटी अस्थि भी समझ गए। लंबी अस्थि का आकार क्या था, तो वो लंबा है, चौड़ा उसका कम है आकार में, लेकिन छोटी अस्थियाँ लंबाई, चौड़ाई व मोटाई में लगभग बराबर होता है। जो छोटी हड्डियाँ होता है वो छोटा छोटा होता है टुकड़ा में, और उसका जो लंबाई चौड़ाई जो मोटाई होता है लगभग बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला जो भाग है, ए वाला जो रेड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड जो आप देख रहे हैं यही होता है छोटी हड्डी, जो आपको कलाई को आपके भुजा आपके हाथ से जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग कार्पस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। यहाँ पे ये क्या है, ये पैर का है, पैर में भी नीचे होता है, जहाँ पे पैर का हमें ज्वाइंट हील होता है, उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है ये वाला शॉर्ट बोन्स, उसी को बोलते हैं। उसमें छोटा छोटा बहुत सारे बोन्स मिल के और ज्वाइंट करता है। उसी प्रकार से हाथ का भी जो हथेली होता है, हथेली से पहले जो ज्वाइंट है हमारा भुजा के साथ, हाथ के साथ, तो वही जो ज्वाइंट होता है यही होता है कलाई का ज्वाइंट है, जिसमें अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे ए हड्डियाँ हैं, ए हड्डियाँ है, ए भी हड्डियाँ है, ए हड्डी है, ए हड्डी है, ए हड्डी है, ए हड्डी है, सब आपस में जुटा हुआ है छोटा छोटा हड्डियाँ, तो यही हड्डी हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये पैर का है और ये आपका हाथ का है। चीज़ें समझ गए। पैर का कौन सा होता है, टार्सल होता है, और हाथ का कार्पल्स होता है। चीज़ें को समझ गए। तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ आप लोग देख चुके हैं। इसमें कोई शाफ्ट या कांड नहीं होता, जैसा कि हम लोग ऊपर अभी हम लोग देखे हैं लॉन्ग हड्डी, लॉन्ग बोन्स में, कि इसमें जो कांड और शाफ्ट होता है लॉन्ग वाला में, लेकिन जो स्मॉल है इसमें कोई कांड या शाफ्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो है छोटा छोटा टुकड़ा में होता है। तो ये किसके साथ जुड़ के रहेगा, ये तो अलग अलग खुद ये छोटा छोटा टुकड़ा में है। तो ये कांड और शाफ्ट जो है वो छोटा में नहीं होता है, बल्कि स्पंजी अस्थि के छोटे छोटे ढेर होते हैं। मैंने अभी बताया कि जो स्पंजी होता है छोटे छोटे हड्डियों का क्या होता है, ढेर होता है, एक साथ मिला होता है। तो ये छोटे छोटे स्पंजी अस्थि का ढेर होता है। तथा सघन अस्थि उत्को डेंसी ओसियो टिश्यू का आवरण चढ़ा होता है। तथा इस पर क्या होता है, सघन अस्थि उत्को का आवरण चढ़ा होता है, कैप्सूल चढ़ा होता है। ये छोटी अस्थियाँ केवल कलाइयों में, मणिबंध, कार्पस बोन्स व टखनों में, टार्सल अस्थियों के जोड़ों में कम गति होती है। देखिए इसमें जो होता है कम गति होता है, जैसे एक इसमें कम गति होता है, और ये कहाँ होता है, मणिबंध, कार्पस बोन जो मणिबंध होता है, जहाँ पे हमारा कलाई का जो ज्वाइंट करता है हथेली से, और वहाँ जो ज्वाइंट का होता है कलाई का, वही वहाँ पे जो छोटा छोटा हड्डियाँ रहता है वो क्या करता है, वो गति कम करता है। बट ये क्या होता है, ये हमें ताकत प्रदान करने के लिए इन्हीं जोड़ों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर आपका हथेली पर आप कितना भी वजन उठाएंगे और हथेली का ज्वाइंट जो है वही अगर सही नहीं हुआ, वहाँ पे कलाई का ज्वाइंट अगर सही नहीं है, तो समझिए उस पर कोई आपका जान प्राण नहीं बचेगा। तो ये भले ही ये छोटे छोटे होता है और यह गति कम करता है, बट इसका जो शक्ति ताकत होता है ये किसी भी चीज़ को लगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए कि ये होता भी कहाँ है। तो ये पैर का होता है, टखनों के टार्सल में होता है, और पैरों का टखनों का टार्सल में और कलाइयों के मणिबंध में होता है। तो चीज़ों को समझ गए, जो कि आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी समझ गए होंगे।
अब यहाँ पे तीसरा है फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन्स कहाँ कहाँ होता है, पहले इसको आप लोग फिगर के माध्यम से देख लीजिए। देखिए ये है आपका फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कहा जाए तो ये आपका क्रेनियल्स बोन जो होता है, जो एकदम बिल्कुल सपाट हो, वही तो फ्लैट होगा ना, बिल्कुल सपाट हो। लॉन्ग है तो उसमें लॉन्ग था, शॉर्ट है तो मतलब बिल्कुल छोटा छोटा होगा। उसके बाद फ्लैट है, फ्लैट मीन सपाट, तो सपाट अस्थियाँ कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो रिब्स है वो भी एक प्रकार से सपाट सी हैं। उसके बाद ये स्टर्नम बोन है, तो इसको हम लोग चेस्ट ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम को, तो ये भी एक प्रकार से फ्लैट बोन ही होता है। और यहाँ पे ये जो क्रेनियल बोन्स है ये भी फ्लैट ही है, देख सकते हैं। और ये जो स्पेकुला हम जो पढ़ाए हैं, जो शोल्डर के पीछे वाला भाग होता है, त्रिकोणी चपटी होता है, तो यही क्या होता है, स्पेकुला भी फ्लैट बोन होता है। फ्लैट मीन्स क्या है, चपटा, चपटा, तो ये भी चपटा होता है, ये सब चपटा बोन होता है, ये सब चपटा है, ये भी चपटा होता है, तो यही सपाट, तो यही होता है आपका क्या चीज़, आपका यहाँ पे ये फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन को हम लोग देख लेते हैं चपटी अस्थि को। चपटी अस्थियाँ सघन ऊतकों वाली होती है। सघन मीन्स क्या होता है, कनेक्टिव, तो ये होता है सघन ऊतक वाली होती है। इन ऊतकों के बीच में एक परत स्पंजी अस्थि की होती है। इसमें अब छोटा वन में हम लोग क्या देखें कि छोटे छोटे बोन का स्पंजी अस्थि होता है ढेरों में, बट यहाँ पे क्या होता है, एक परत है, एक लेयर बनाता है, जो स्पंजी अस्थि होता है एक लेयर बना देता है, एक लेयर जमा देता है, जो क्या करता है, फ्लैट अस्थि बना देता है। तो ये स्पंजी जो ऊतक होता है ये फ्लैट अस्थि बनाता है परतों में मिल के, तो यही हो जाता है। अब इस प्रकार की अस्थियाँ पसलियाँ यानी रिब्स में, वक्ष मतलब जो हमारा ब्रेस्ट होता है, छाती है, अस्थि मतलब स्टर्नम, वही है वक्ष की, मतलब जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, तो ये स्टर्नम, कपाल की अस्थियाँ स्कल में होता है, स्कंधास्थि मतलब स्कैम्बुला, जो स्कोबुला जानते होंगे जो लोग वीडियो पहले वाला देखे होंगे, आदि में इस प्रकार की अस्थियाँ अधिकतर आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। अब आंतरिक अंगों की रक्षा कैसे करता है, तो यहाँ पे जो रिब्स होता है क्या करता है, हमारे अंदर के जो पार्ट फेफड़े वगैरह है या जो हर्ट होता है यहाँ नीचे इस साइड में, तो ये क्या करता है, वहाँ रक्षा प्रदान करता है। चोट भी लगेगा तो पहले तो ये रिब्स पर ही चोट लगेगा, तो ये क्या करेगा, हमारे आंतरिक अंगों को बचाएगा। क्रेनियल में ब्रेन पर चोट नहीं लगेगा, पहले क्रेनियल बोन पर चोट लगेगा। अगर पीछे बैक में ऊपर कंधा से नीचे चोट लगता है तो स्पेकुला में लगेगा। तो ये सब फ्लैट होता है और ये आंतरिक अंगों का रक्षा भी करता है, और ये सघन परतों वाला सघन टिश्यू से बना होता है। चीज़ें को समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे इरेगुलर बोन देखने वाले हैं। अब इरेगुलर बोन का पहले हम लोग चलिए फिगर देख ले। देखिए ये है आपका इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन ये आप लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका बैक बोन का एक हिस्सा है, ये वाला, ये आपका क्या करता है, ये इरेगुलर बोन का निर्माण करता है। इरेगुलर बोन का मतलब कहा जाए तो देख सकते हैं, ये है वर्टेब्रा, वर्टेब्रा ये वाला हो गया, ये वाला सब वर्टेब्रा है, ये वाला वर्टेब्रा है। और सैक्रम, सैक्रम कौन होता है, तो सैक्रम ये वाला क्या है, सैक्रम है, ये वाला सैक्रम है। सैक्रम सब बहुत सारे हड्डियों को मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर दिया है। तो ये जो बोन होता है सैक्रम यहाँ पे होता है, नीचे पूंछ के से ऊपर होता है, हिप से के आसपास, और ये जो है बीच में होता है वर्टेब्रा, बहुत सारे वर्टेब्रा होता है। तो ये जो होता है ये आपका इरेगुलर होता है, ये रेगुलर में नहीं होता है, रेगुलर फॉर्मेशन में नहीं होता है। ये ज्वाइंट एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, मतलब इरेगुलर फॉर्म में रहता है, ज्वाइंट रहता है एक दूसरे से, तो इसीलिए इसको जो है इरेगुलर कहा जाता है। और इसका बनावट भी एक जैसे नहीं होता है। तो अनियमित या असमाकृत अस्थियाँ इरेगुलर बोन क्या होता है, तो देखिए इन अस्थियों का आकार ऐसा होता है जिसको लिखकर शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता है। मतलब क्या कहें, अनियमित मतलब क्या है, या असमाकृत मतलब जो बना हुआ है, जो रचना है वो एक समान नहीं होता है, इसलिए आप इसको जो है लिख कर जो है आप इसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अस्थि कोई निश्चित आकार वाली नहीं होती है। वही है जिसका आकार निश्चित ना हो, जो एक दूसरे से निश्चित समय निश्चित दूरियों पर जुड़ा नहीं हो, तो यही सब जो है इरेगुलर होता है, क्योंकि ये या कोई निश्चित आकार की होती नहीं है। ये विरूपक, विरूपक मतलब बिना कोई रूप का, अलग अलग आकृति, जिसकी कोई आकृति ना हो, मतलब इसका कोई आकृति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कुल्हा तथा रीढ़ की कशेरुकाओं आदि होती है। जघन अस्थि की पतली सतह से ढकी होती है। देखिए ये जो होता है कहाँ होता है, या तो चेहरा में होगा, या तो आपका हिप में होगा, कुल्हा में, या तो जो रीढ़ का कशेरुका जो वर्टेब्रा है वो होता है आपका क्या चीज़, तो वो होता है इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन कहाँ कहाँ होता है, फेस में होगा, हिप में, कुल्हा में होगा, या जो रीढ़ का है, जो आपका बैक का जो वर्टेब्रा है उसमें होगा। तो ये सघन अस्थि की पतली सतह से ढकी होती है, रहती है, तथा स्पंजी भी होती है। ये स्पंजी भी होता है, और क्या होता है, जिसके स्पंजी अगर नहीं होगा, टाइट रहेगा, तो आप झुक पाइएगा। और ये रीढ़, ये वर्टेब्रा क्या करता है, बहुत बड़ा झुकने में, सीधा होने में मदद करता है किसी को भी। तो यही चीज़ है, इरेगुलर बोन समझ गए। पाँचवा है कंडरा अस्थि, और कंडरा अस्थि या इसी को कंडरा अस्थि, वर्तुलिका कंडरा अस्थि, सिसोमोइड बोन। अब देखिए इसको चित्र को आप लोग देख लीजिए कि सिसोमोइड बोन होता क्या है। देखिए ये है आपका सिसोमोइड बोन, कहाँ होता है, चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं।
तो देख सकते हैं ये आपका घुटना वाला पार्ट बताया गया है। तो जो घुटना होता है देख सकते हैं ये नॉर्मल घुटना है, इसी प्रकार से जुड़ा होता है। उसमें एक बोन होता है जो कि एक गोलाकार वाला जो भाग है पटेला, यही होता है सिसोमोइड बोन। देख सकते हैं इसका बनावट कैसे है। ये पैर का आपका भाग है, घुटना है ये, और यहाँ पे ऊपर के साइड से देख रहे हैं कनेक्ट करके, और यहाँ पे एक मतलब सिसोमोइड, इसी को सिसोमोइड हम लोग बोलते हैं। पटेला यही होता है। तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा जाता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए वर्तुलिका कंडरा अस्थि सिसोमोइड, ये अस्थियाँ छोटी होती है, बिल्कुल सही है, जो विशेष प्रकार की कंडराओं टेंडन्स में विकसित होती है। ये क्या करता है कि विशेष प्रकार के जो कंडरा होता है टेंडन, उसमें विकसित होता है, डेवलप होता है। ये संधियों के पास में होती है। देखिए संधि मीन्स क्या होता है, जोड़ना, ज्वाइंट्स। जो लोग ये समझते हैं कि कंडरा क्या है, तो कंडरा टेंडन को बोलते हैं। उसके बाद वर्तुलिका क्या है, तो सिसोमोइड। ये सब हिंदी में नाम थोड़ा अटर पटर होता है, ये मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन इसको तो याद करना पड़ेगा कि सिसोमोइड बोन कहाँ होता है और वर्तुलिका बोन किसे समझते हैं, ये सब समझना पड़ेगा। तो ये अस्थिया छोटा होता है, जो विशेष प्रकार की कंडराओं जो टेंडन होता है उसमें विकसित होता है। ये संधिया के पास होती है, मतलब ये ज्वाइंट के पास रहता है। मतलब जहाँ जहाँ आपका ज्वाइंट हो सकता है वहाँ वहाँ ये होगा कौन, ये वर्तुलिका कंडरा अस्थि सिसोमोइड बोन जो है आपका, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा शरीर में वहाँ वहाँ ये हो सकता है। ये अस्थियाँ चपटी भी होती है, जैसे कलाई की फिसिफॉर्म अस्थि, जैसे ये कलाई में भी होता है। जो आपका सिसोमोइड बोन है कलाई में भी होता है। कहाँ पे होता है, तो ये कलाई की फिसिफॉर्म अस्थि तथा घुटने की संधि के ऊपर की सामने वाला पटेला, जो कि सबसे बड़ी तथा अधिक महत्वपूर्ण व मजबूत वर्तुलिका अस्थि होती है। देखिए कहाँ कहाँ होता है, ये कलाई के फिसिफॉर्म अस्थि तथा घुटना का पटेला, ये इस घुटना का पटेला है और कलाई का फिसिफॉर्म अस्थि है। तो ये दोनों जो है ये क्या है, सिसोमोइड बोन है, जो काफ़ी मजबूत होता है। और आप लोग देखे हैं घुटने की संधि के ऊपर की सामने वाली पटेला, ये मतलब क्या है कि घुटना जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है घुटना का, उसके ऊपर एक जो है गोलाकार जो है सामने टाइप से पटेला बना होता है, जो कि आप लोग फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला पार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है ज्वाइंट के सामने है, सामने वाला भाग है, काफ़ी मजबूत होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। तो यही चीज़ें है, सिसोमोइड बोन हो चुका, और यहाँ पे आपका जो वर्गीकरण था वो समाप्त हो चुका है बोन का। तो आप लोग याद रखिएगा लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, उसके बाद एक क्या था, लॉन्ग शॉर्ट फ्लैट, और एक आपका और था जिसको हम लोग यहाँ पे एक तो अभी देखे हैं कि सिसोमोइड बोन, और एक था इरेगुलर बोन। तो इसको अपना याद रखना है आप उनको। तो ये सब याद रखने से होगा क्या कि आप में दिक्कत नहीं होगा अगर क्वेश्चन पूछेगा या ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। जैसे पूछ देगा पटेला कहाँ होता है, तो पटेला घुटना में होता है, पैर नीचे होता है। तो यही चीज़ें हैं, ये इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा 5 से 10 नंबर में पूछेगा। एकरीत की रचना का वर्णन कीजिए, एकरीत के कार्य को लिखिए। तो देखिए चलिए हम इसको देखेंगे, रचना कार्य को देखते हैं, एकरीत को क्या क्या होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मानव शरीर के अंदर यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। देखिए मानव, आपसे पहला ऑब्जेक्टिव बन गया कि पूछेगा कि शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि ग्लैंड्स कौन है, तो लीवर ही होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, ये हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जिसका भार स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, कितना होता है, 1.5 किलोग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति में होता है, ये औसतन माना गया है। यह उदर गुहा में दाहिने, देखिए जो यह उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी के दाहिने ऊपर की ओर पसलियों के नीचे स्थित रहता है। मैं बता देता हूँ यह कहाँ स्थित रहता है। देखिए बहुत बड़ा है थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बड़ा है, जिसको समझना पड़ेगा कहाँ पे स्थित होता है। ये तो नॉर्मल ए वाला हमारा किडनी है, ए है, और ये हमारा क्या है, ये पेट होता है, जिसमें इसमें थोड़ा सा ये वाला अग्नाशय भी होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए इस फिगर में देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, तो जो एब्डोमिनल रीजन के आसपास के चीज़ें हैं उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी में बोलते हैं, ये चीज़ है। अब देखिए ये हमारा स्टोमेच है, ये अमाशय है। अमाशय के देखिए, अमाशय के दाहिने से ऊपर में, तथा ये जो रिब्स यहाँ पर होगा ना, रिब्स जो होगा ये रिब्स के नीचे होता है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। और यही हमारा क्या है, लीवर है। तो लीवर में 2 लोब्स होता है, चीज़ों को आप लोग समझ लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसके चीज़ों को देखते हैं।
देखिए, तो जो लीवर है, लीवर 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा में दाहिने ऊपर की ओर पसलियों के नीचे होता है। उदर गुहा में दाहिने ओर और पसलियों के नीचे होता है, हम लोग अभी देखे हैं। तो उसके बाद है इसकी ऊपरी सतह कॉन्वेक्स तथा नीचे की सतह आकार अवतल आकार की होती है। अब जो लोग लेंस पढ़े होंगे उनको पता है कि जो ऊपर की सतह होता है वो उत्तल लेंस में क्या होता है, उभरा हुआ सतह होता है। लेकिन जो अवतल होता है वो क्या होता है, धंसा हुआ होता है। जैसे मानिए ए वाला भाग है, तो ए वाला जो भाग होगा तो ए क्या कहलाता है, ए आपका उत्तल कहलाएगा। और अगर इसको जो है आप ऐसे कर दीजिएगा तो ये धंसा हुआ भाग हो गया, मीन्स क्या हो गया, तो ए हो गया आपका अवतल। तो ही कहता है कि इसमें ऊपरी सतह उत्तल और नीचे की सतह अवतल। अब ये है कैसे, तो चलिए मैं बता देता हूँ एक बार और फिगर में भी। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। ए क्या है, यहाँ पे देखिए ए वाला भाग को ध्यान से दीजिएगा। ए वाला, ये क्या है, उभरा हुआ है, तो ए इसीलिए इसको उत्तल लेंस बोला गया है। और नीचे का भाग कहीं ना कहीं हल्का फल्का देख रहे हैं, धंसा हुआ है, तो इसलिए इसको जो है क्या बोला गया, इसको बोला गया आपका यहाँ पे नीचे वाले भाग कहीं ना कहीं धंसा हुआ है, इसलिए इसको जो है बोला गया आपका क्या चीज़, तो ये इससे बोला गया कौन, अवतल लेंस। तो ये इसीलिए बताया गया है कि इसका जो ऊपरी वाला सतह होता है लगभग उत्तल के समान होता है, उठा हुआ, और नीचे वाला भाग अवतल के समान होता है। तो चीज़ें को आप लोग समझ गए। अब ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए और समझना पड़ेगा। वही चीज़ें मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको किसी भी प्रश्न का याद करना होगा तो उसको छोटे छोटे लाइन में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए, ताकि आप पॉइंट चीज़ को याद रखें। तो यही चीज़ें है, हमने भी इसको पॉइंट में तोड़ दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पे हम इसको क्या किए हैं, तोड़ कर दूसरे लाइन शुरू कर दिए हैं। ऐसे आप सोचेंगे कि इसको थ्योरी वे में याद करें तो दिक्कत होगा। तोड़ के याद कीजिएगा, पॉइंट याद रखिएगा तो याद होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए। जैसे यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, यह जो है 1.5 kg औसतन भार होता है। इसका जो लगभग होता है वो रिब्स के नीचे होता है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके दाहिने साइड से रिब्स के नीचे होता है। यह वो जो है ऊपर वाला भाग उत्तल लेंस के समान दिखता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो आपका अवतल लेंस के समान होता है। तो इतना पॉइंट में याद रखिएगा तो याद रहेगा। अब देखिए यकृत पक्वास है, जो ड्यूडेनम होता है। यकृत लीवर जो है ड्यूडेनम के प्रारंभ भाग तथा बड़ी आंत के दाहिने भाग के ऊपर स्थित होता है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह स्थित कहाँ होता है। तो ये जो लीवर होता है, ये जो ड्यूडेनम है, जो पकवास है, तो ये पकवास जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के प्रारंभिक जो स्टार्टिंग पार्ट है वहाँ से लेकर बड़ी आंत के दाहिने भाग के ऊपर तक स्थित होता है। तो ये चीज़ के आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कहाँ स्थित होता है, तो यह जो बड़ी आंत है उसके दाहिने भाग असेंडिंग कोलन के ऊपर स्थित होता है। मतलब बड़ी आंत के दाहिने भाग के ऊपर स्थित होता है। बिल्कुल सही है। आंत कहाँ होता है, आंत नीचे होता है ना, इसके ऊपर जो है ये स्थित होता है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यकृत उदर के आगे मध्य स्थित पर फैलीफोरस लिंगामेंट नामक मोजोमेंट्री से जुड़ा रहता है। अब देखिए बहुत लोग कहेंगे कि ये याद नहीं होगा, एक कठिन वर्ड है। तो ये होता है ये है आपका बायोसाइंस, और बायोसाइंस इसीलिए तो थोड़ा कठिन है, नहीं तो बहुत आसान हो जाता कम्युनिटी की तरह, फंडामेंटल की तरह। तो ऐसे ही इसको जो है थोड़ा लैंग्वेज हार्ड नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें जो बायोलॉजिकल नाम दिया गया है वो तो याद करना पड़ेगा। अब ये जो फैल्सीफोरम लिंगामेंट है, इसको आप लोग क्या नाम दीजिएगा, मध्यवित्ती है तो इसको मीडियम वाल दे दीजिए। तो यही चीज़ें क्या कीजिएगा, इसको नाम है देखिए मेजेंट्री है, तो मेजेंट्री यहाँ पे हिंदी में ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही है यकृत जो है उदर के आगे मध्य भित्ति पर फैलीफोरम लिंगामेंट नामक मेजेंट्री से जुड़ा होता है। आपको अभी याद रखना पड़ेगा सिंपल कि जो लीवर होता है वो किससे जुड़ा होता है, मोजेमेंट्री से जुड़ा होता है। जो नाम क्या होता है, फैलीफोरम लिंगामेंट नामक मोजेमेंट्री से जुड़ा होता है। इतना याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इसको अगर नहीं याद होता है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखिए, ताकि चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। यकृत को अगर कॉपी में नहीं लिखते हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे से। यकृत को 2 खंड होते हैं, मैंने पहले ही बताया। इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक दाहिना खंड, दूसरा बायां खंड होता है। लेफ्ट और राइट लोब होता है। दाहिना खंड बाएं खंड से 6 गुना अधिक बड़े होते हैं। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दायां खंड बड़ा होता है या बायां खंड बड़ा होता है। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोग देखिए, ए जो लोब देखते हैं, ए वाला एक लोब है और ए वाला जो है एक लोब है। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ए जो लोब है ये कितना छोटा है और ए जो लोब है कितना बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कहा गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि क्या कहा गया है कि ये जो 2 खंड है उस 2 खंड में
जो दाहिना खंड है, दूसरा बायां खंड है। दाहिना खंड बाएं खंड से 6 गुना अधिक बड़े आकार का होता है। जो इस साइड वाला खंड था और ये जो दूसरे साइड वाला जो खंड है, ये जो है दूसरे साइड वाले खंड से दाहिने साइड वाला खंड 6 गुना बड़ा है। दिखने में भी बड़ा लग रहा था, होता भी है। दाहिना खंड जो है, इधर वाला जो खंड है वो ऊपर किडनी के ऊपर होता है तथा देखिए ये वाला है दाहिना खंड ब्रिक किडनी के ऊपर तथा बायां खंड अमाशय के ऊपर स्थित होता है। अब जो ये दाहिना खंड होता है इधर वाला एक किडनी के ऊपर होता है और जो बायां खंड होता है ये पेट के ऊपर होता है, अमाशय के ऊपर होता है। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझना पड़ेगा। मीन्स एक ऐसे आप लोग लेकर चलेंगे, ऐसे आप लोग लेकर चलिए तो मानिए ये आपका किडनी है, यहाँ से एक लोब ऐसे है तो समझिए ये वाला है, तो यहाँ से एक जो है आपका पेट जाता, ये पेट समझिए और यहाँ पे इसको जो है किडनी समझिए। किडनी के ऊपर इधर और इधर जो है दाहिना वाला किडनी के ऊपर और ये वाला पेट के ऊपर और इसके नीचे फिर ये किडनी होता होगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब है दोनों खंडों के बीच पोर्टोहेपाटिस यानी यकृत द्वारा होता है, यकृत द्वार होता है जिससे होकर लसिका वाहिनी, तंत्रिका, रक्त नलिकाएं तथा पित्त नलिका का आना एवं जाना होता है। देखिए दोनों खंडों के बीच पोर्टोहेपाटिस जिसे हम लोग यकृत का द्वार मतलब दरवाज़ा कहते हैं, जिससे होकर तमाम तरीका के लसिका वाहिनी, तंत्रिका, रक्त, पित्त नलिका आना एवं जाना लगा रहता है। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। देखिए देखिए ये वाला जो बीच वाला जो ये पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाला भाग है यहाँ पे अनेक प्रकार के देखते होइएगा वेन जुड़ा हुआ है, आर्टरी वेन है, उसके बाद रीनल वेन है और यह वाला पित्त का भी वेन जुड़ा हुआ है, पित्त का भी यहाँ पे जुड़ा गया है, पित्त नली भी है, तंत्रिका लसिका तंत्र भी है। तो सारा चीज़ें इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि लीवर भी बहुत सारे चीज़ों का स्राव करता है क्योंकि ग्रंथि है, तो इसलिए बीच वाले भाग से सारा चीज़ें जुड़ा गया है दरवाजे से, बीच वाले दरवाजे से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पोर्टोहेपेटिस बोलते हैं। चीज़ें समझ गए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि यकृत वाहिकाओं को 5 सेटों में बांटा गया है। मतलब जो यकृत वाहिका है, मतलब जो यकृत हम अभी जो नली दिखाए हैं, बहुत सारे नली था बीच वाले भाग में जो यकृत से जुड़ा था, उसको 5 सेटों में बांटा गया है। वाहिका मीन्स कहा जाए तो नली, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी के भाषा में वाहिका बोलते हैं, ये है। तो पहला देखिए हेपैटिक धमनी मतलब हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या करता है कि यकृत में पहुंचाने वाले कुल रक्त का 20% शुद्ध रक्त इसी धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए जो हेपैटिक धमनी होता है, हेपैटिक धमनी क्या करता है कि ये जो धमनी करता है, आपके जो लीवर है, लीवर में जो कुल रक्त पहुंचता है उसमें टोटल के टोटल शुद्ध रक्त नहीं होता है, उसमें का जो 20% जो शुद्ध रक्त होता है वो यही हिपैटिक धमनी के द्वारा पहुंचता है। मतलब कुल रक्त जो लीवर में पहुंचता है उसमें से 20% जो शुद्ध रक्त है वो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा जाता है। यह उदरीय महाधमनी की शाखा सीलियक धमनी की प्रशाखा है। ये आप अगर याद रखते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिए कि हिपैटिक धमनी से कुल रक्त का 20% शुद्ध रक्त इसी धमनी से लीवर में जाता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है आपका पोर्टल सिरा। पहला था हिपैटिकल आर्टरी, दूसरा है आपका पोर्टल वेन। देखिए वेन और आर्टरी, एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। सिरा को बोलते हैं वेन और आपका जो धमनी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे पोर्टल आर्टरी है वो था यहाँ पे पोर्टल वेन है वो था आपका हिपैटिक आर्टरी। तो हिपैटिक आर्टरी हम देख चुके हैं, तो हिपैटिक यहाँ पे वेन भी देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग बने रहिए। यह सिरा अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा तथा छोटी आंत व बड़ी आंत से आए रक्त को यकृत में पहुंचाता है। अब ये जो सिरा क्या करता है, ये भी रक्त को पहुंचाता ही है, लेकिन ये जो रक्त को पहुंचाता है ये प्लीहा, अग्नाशय, अमाशय तथा छोटी आंत व बड़ी आंत से आए रक्त को यकृत में पहुंचाता है। ये चीज़ है। इस रक्त में आंतों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ भी मिले होते हैं। पोर्टल सिरा यकृत में अंदर आते ही बहुत अधिक संख्या में छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और देखिए पोर्टल सिरा एक आसानी है। पोर्टल मीन्स क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का इकट्ठा होना। पोर्टल मतलब जब वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट पे बहुत सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रखे रहता है एक पोर्टल पे, तो वही होता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन मीन्स कहा जाए तो वहाँ पे जितने भी अमाशय हो गया, प्लीहा हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत से जितने भी रक्त आए हुए होते हैं वो यकृत में पहुँचाता है पोर्टल वेन। और ये रक्त होता है, इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ मिले होते हैं, जिसको क्या करता है, यहाँ पहुँचते ही रक्त
को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है यकृत के अंदर। तो ये होता है आपका पोर्टल वेन। पोर्टल वेन भी एक रक्त पहुंचाने का माध्यम है। ये रक्त कौन कौन सा होगा? तो सीरा, अमाशय, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत का रक्त होगा। तो ये चीज़ें आप लोग पोर्टल वेन समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए हिपेटिक वेन, यकृत सिरा। हिपेटिक वेन हम लोग ऊपर में हिपेटिक आर्टरी देखे हैं, तो हिपेटिक वेन भी है। तो देखिए यकृत सिरा हिपेटिक वेन जाती है, यह सिरा से आए हुए रक्त को निम्न महाशिरा में ले जाती है। अब देखिए हिपेटिक वेन क्या करता है कि यह सिरा से आए हुए रक्त को निम्न महाशिरा में ले जाती है, मतलब जो इन्फेरियर वेनस केना है उसमें ले जाता है। सिरा समझिए कि जो यकृत वेन हिपेटिक आर्टरी तो हम लोग देख लिए जहाँ पे 20% ही रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुँचाता है। लेकिन हिपेटिक वेन क्या करता है कि यह सिरा से आए हुए रक्त को निम्न महाशिरा में ले जाता है, मतलब जो महाशिरा होता है वहाँ पे ले जाता है कि सिरा से आए हुए रक्त को महाशिरा में यकृत का ये हिपेटिक वेन ले जाता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। चौथा यहाँ पे हिपेटिक नालिका। हिपेटिक नालिका मतलब हिपेटिक डक्ट। तो यकृत कोशिकाओं के चारों ओर एक नेटवर्क होता है जिसको इंटरसेलुलर पैसेज कहते हैं। देखिए हम लोग अभी यकृत अभी हम लोग लीवर देख रहे हैं, तो लीवर में हम लोग क्या देखे हैं? लीवर में हम लोग जो है लीवर ये देखे हैं ना, इस प्रकार से ये आपका लीवर है। अब लीवर आप लोग समझिए कि इसमें बहुत प्रकार से छोटा छोटा एक नस की सामान जो है सब में फैला हुआ रहता है एकदम पतला पतला महीन, जिसको जो है वो क्या करता है आपको चारों ओर एक नेटवर्क बनाता है जो एक सेलुलर पैसेज कहते हैं, जिसको हम लोग इंटर सेलुलर पैसेज कहते हैं। ये होता है हिपेटिक नालिका, ये होता है हिपेटिक डक्ट, जिसके माध्यम से तमाम ऐसे चीज़ें क्या करता है लीवर में पहुँचता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा। पांचवा है पीत वाहिनी है, ब्लू डक्ट्स। ब्लू डक्ट्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक और है यकृत वाहिका। हिपेटिक डक्ट्स में क्या है? यकृत की पीत कोशिका से बनी होती है। यकृत की पीत कोशिका से बनी होती है। यकृत के थोड़ा नीचे एक थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो जो हिपेटिक डक्ट में जो एक आपका नीचे के हरा वाला जो हम लोग देखे हैं ना, वो था आपका पित्ताशय, और वो जो होता है वो पीत के कोशिकाओं से जो है वो पीत जो है कोशिका से मिलकर बनता है। वो जो है उसमें तमाम तरीका के ऐसे रासायनिक पदार्थ और ऐसे खतरनाक पदार्थ होते हैं जो क्या होता है पित्ताशय में जाके जमा होता है और यकृत में बनता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं पीत वाहिनी, बाइल डक्ट। यकृत में स्थित छोटी छोटी नालिकाएं जो यकृत से पित्त को यकृत नली तक ले जाती है। यकृत से पित्त को यकृत नली हिपेटिक डक्ट तक ले जाती है। इनको पित्त वाहिनियाँ कहते हैं। पित्त नलिकाओं का यकृत की कोशिकाओं के मध्य में जाल सा फैला होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा लीवर है ना, इसमें बहुत सारा देख रहे हैं जाल सा फैला होता है, जाल सा फैला हुआ है ना इसमें बहुत सारा। तो ये क्या करता है, ये आपका एक पित्ताशय का, ये पित्ताशय है हरा वाला भाग, ये वाला, ये क्या करता है कि जो यकृत में पित्त बनता है इसको क्या करता है, इसमें बहुत सारे ऐसे नली होते हैं जिसके थ्रू इस पित्ताशय में देख रहे हैं ना बहुत सारे डक्ट है, इसमें नली है, इसके थ्रू इस पित्ताशय में जो है पित्त जाता है। तो चीज़ें वही होता है आपका क्या चीज़, पित्त वाहिनी मतलब बाइल डक्ट, जिसके थ्रू पित्त जाता हो यकृत से पित्ताशय में। तो ये चीज़ समझ। अब देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें जो 5 भाग बताया गया है ना, इस 5 भाग में आप इसका सिर्फ नाम भी याद रखिए। जिनको अगर पूरा याद रहता है पूरा लिखिए, जिनको सिर्फ नाम भी याद रहता है तो नाम भी याद रखिए। जैसे हिपेटिक धमनी, पोर्टल सिरा, यकृत सिरा, हिपेटिक वेन, हिपेटिक नलिका, हिपेटिक डक्ट और पीत वाहिनी मतलब बाइल डक्ट। इतना भी याद रखिएगा और लिख दीजिएगा अंदर में, तो चीज़ें समझ आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो है यकृत का कार्य देखते हैं कि यकृत का कार्य क्या क्या होता है, फंक्शन, क्योंकि आपसे फंक्शन भी पूछ देगा। तो यकृत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। यकृत के एक बहुत ही बड़ा रसायन फैक्ट्री की तरह है। यह रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ताप उत्पन्न करता है। देखिए मानव शरीर में जो यकृत होता है यह बहुत बड़ा एक जो है केमिकल फैक्ट्री की तरह है। यह रासायनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है और यह ताप उत्पन्न करता है शरीर में। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। दूसरा है कि यह शरीर के तापमान को समान बनाए रखने में सहायक होता है। वही चीज़ें हैं कि यह ताप को क्रिएट करता है, क्योंकि यह बहुत सारे रासायनिक चीज़ों को मतलब अपने अंदर समाहित करता है। तीसरा है यकृत पित्त स्रावित करता है, बिल्कुल सही है, जिसके मुख्य घटक बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल तथा लेसिथिन होते हैं। देखिए पित्त क्या करता है, यकृत क्या करता है कि पित्त को स्रावित करता है। जो पित्त पित्ताशय में जाता है और जमा होता है, और जमा होता है तो उसमें क्या क्या रहता है,
कोलेस्ट्रॉल रहता है, बिलीवर्डिन रहता है, बिलुब्रिन रहता है, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, ये सब जो है पित्त का घटक है, ये सब बाइल में मौजूद होता है तथा लाइसिथिन भी होता है। तो ये जो है पित्त का, ये जो है आपका यकृत का काम होता है। वीडियो बड़ा हो चुका है इसलिए आज हम लुईस पास्चर के बारे में नहीं देखेंगे। लुईस पास्चर के बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।